नमस्कार श्रोता मित्रों, ईस्ट वेस्ट कम्युनिटी सेंटर की लीगल एंड वेलफेयर एडवाइस सीरीज के आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है कैरियर अलाउंस यानी देखभालकर्ता का भत्ता। अब आपको नाम से ही पता चल गया होगा, कैरियर यानी देखभाल करना। किसी की देखभाल करने के बदले में आपको जो भी अलाउंस मिलता है उसको देखभालकर्ता का भत्ता बोला जाता है। आप देखभालकर्ता के भत्ते के लिए पात्र हो सकते हैं यदि आप जिस व्यक्ति की देखभाल करते हैं और जिस प्रकार की देखभाल करते हैं वह कुछ मापदंडों को पूरा करता हो। जिस व्यक्ति की आप देखभाल करते हैं उसे पहले से ही इनमें से एक लाभ मिलता होना चाहिए। पहला तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता भुगतान, दैनिक जीवित घटक विकलांगता लिविंग भत्ता, या फिर मध्यम या उच्चतम देखभाल दर उपस्थिति भत्ता, या फिर औद्योगिक चोट अक्षमता लाभ के साथ सामान्य अधिकतम दर पर या उससे ऊपर लगातार उपस्थिति भत्ता, या फिर वॉर डिसेबल पेंशन के साथ मूल दर पर लगातार उपस्थिति भत्ता, या फिर सशस्त्र बल स्वतंत्रता भुगतान। यहाँ पर यह भी नोंदना आवश्यक है, यदि कोई व्यक्ति भी आपके समान व्यक्ति की देखभाल करता है तो आप में से केवल एक ही देखभालकर्ता के भत्ते का दावा कर सकते हैं। अब आपके द्वारा प्रदान की जाने वाली देखभाल का प्रकार हम लोग जानते हैं। आपको सप्ताह में कम से कम 35 घंटे किसी की देखभाल करने की आवश्यकता है। इसमें शामिल हो सकता है वॉशिंग एंड कुकिंग यानी खाना पकाने में मदद करना, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए मदद करना, आप जिस व्यक्ति की देखभाल करते हैं उनके घर के कामों में मदद करना, जैसे बिल का मैनेजमेंट, भुगतान, प्रबंधन और खरीदारी करना। यहाँ पर यह भी हमें नोंदना है, यदि आप जिस व्यक्ति की देखभाल करते हैं वह कोरोना वायरस से प्रभावित होता है तब भी आप कैरियर्स के भत्ते का दावा कर सकते हैं। यदि आप दूरस्थ रूप से देखभाल प्रदान करते हैं, इसमें फ़ोन पर या ऑनलाइन भावनात्मक समर्थन देना भी शामिल है। अब देखभालकर्ता का भत्ता पाने के लिए आपकी पात्रता, आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। आपकी उम्र 16 या उससे अधिक होनी चाहिए, या फिर आप किसी की देखभाल करने के लिए सप्ताह में कम से कम 35 घंटे बिताते हैं। आप पिछले 3 वर्षों में से कम 2 वर्षों के लिए इंग्लैंड, स्कॉटलैंड या वेल्स में रहे हैं। यदि आप शरणार्थी हैं या मानवीय सुरक्षा स्थिति नहीं है तो यह लागू नहीं होता है, या फिर आप पूर्णकालिक शिक्षा में नहीं हैं, या फिर आप सप्ताह में 21 घंटे या उससे अधिक समय तक अध्ययन नहीं कर रहे हैं, या फिर यदि आप इमिग्रेशन नियंत्रण के अधीन नहीं हैं, या फिर यदि आपकी कमाई कर, राष्ट्रीय बीमा और व्यय के एक सप्ताह बाद 128 पाउंड या उससे कम है, या फिर यदि आपकी आमदनी कभी कभी 128 पाउंड से अधिक हो तो आप अभी भी देखभालकर्ता के भत्ते के लिए पात्र हो सकते हैं। यदि आप योग्य हैं तो आपकी औसत कमाई की गणना की जा सकती है। अपनी कमाई की गणना, आपकी कमाई कर, राष्ट्रीय बीमा और व्यय के बाद रोजगार और स्वरोजगार से कोई आय है। आपके पेंशन अंशदान का 50% उपकरण आपको अपना काम करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए विशेषज्ञ कपड़े। विभिन्न कार्यस्थलों के बीच यात्रा की लागत जो आपके नियोक्ता द्वारा भुगतान नहीं की जाती है। उदाहरण के लिए ईंधन यानी फ्यूल या ट्रेन किराए। व्यवसाय की लागत यदि आप स्वनियोजित है, उदाहरण के लिए एक कंप्यूटर जो आप केवल काम के लिए उपयोग करते हैं। यदि आप काम करते समय विकलांग व्यक्ति या अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए देखभाल करते हैं तो आप उन देखभाल लागतों का इलाज कर सकते हैं जो आपकी आय से 50% से कम या एक व्यय के बराबर है। देखभाल करने वाला आपका जीवन साथी, माता पिता, बच्चा या भाई बहन नहीं होना चाहिए। अब हम लोग ये जानकारी लेते हैं, अगर आपको स्टेट पेंशन मिलती है तो उन परिस्थिति में क्या होता है। आपको एक ही समय में देखभाल करते का भत्ता और आपके स्टेट पेंशन दोनों की पूरी राशि नहीं मिल सकती है। यदि आपकी पेंशन
एक सप्ताह या उससे अधिक समय में 67 पाउंड और 25 पेंस है तो आपको एक देखभाल कर्ता का भुगतान नहीं मिलेगा। यदि आपकी पेंशन प्रति सप्ताह 67 पाउंड और 25 पेंस से कम है तो आपको डिफरेंस अमाउंट के लिए एक देखभाल कर्ता के भत्ते का भुगतान मिलेगा। यदि आपकी स्टेट पेंशन एक सप्ताह में 67 पाउंड और 25 पेंस से अधिक है तो आपको एक देखभाल कर्ता का भत्ते का भुगतान नहीं मिलेगा, लेकिन इसके बजाय आपके पेंशन क्रेडिट भुगतान बढ़ जाएंगे। यदि आपने अपनी स्टेट पेंशन को स्थगित कर दिया है तो इससे प्राप्त होने वाली आय को शामिल किया जाता है जब आप देखभालकर्ता के भत्ते के लिए पात्र होते हैं। देखभालकर्ता की अधिक जानकारी के लिए कैरियर्स यूके, कैरियर्स ट्रस्ट, सिटीजन एडवाइस, NHS कैरियर्स जैसी संस्थाओं से आपको अधिक जानकारी मिल सकती है। तो आज के इस सत्र में बस इतना ही। एक और नए विषय के साथ मिलेंगे लीगल एंड वेलफेयर एडवाइस सीरीज के नए सत्र में। नमस्कार।